नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग उमेश अग्रवाल जी के साथ, वो है ईस्ट पाकिस्तान से जो ये घुसपैठ हो रही है हमारे देश में। एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, इतने नंबर में ये कॉकरोच यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे भारत में इनको स्प्रेड किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली। ये कुछ छोटी मूव नहीं है और ये आज से नहीं हो रहा, ये 1947 से ही चलता आ रहा है। और आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बड़े बड़े कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे भारत में इन कॉकरोचों की हो गई है। और यहाँ पर आकर के ये भजन कीर्तन करने आए हैं, ये छाले छोले भटूरे बेचने आए हैं, ये पंक्चर ही लगाने आए हैं हमारे गाड़ियों में। पंक्चर एक होता है, ये चार बताते हैं और चार के पैसे ले लेते हैं, उसके बाद थूकते भी हैं हमारे ऊपर ही। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक जो बुलडोजर वाला काम मोदी जी ने शुरू किया या मोदी जी की गवर्नमेंट ने, अब तो भी कांग्रेस को भी झुकना पड़ा है, उनको भी बुलडोजर चलाने पड़ रहे हैं। या तो ये राजनीति है हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि जिस स्टेट में उन्होंने किया है हिमाचल में, वहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन इन कॉकरोचों से ज़्यादा है। 95% वहाँ पर हिंदू रहते हैं। ये 5% भी कहाँ से आए, ये भी पिछले 15-20 सालों में ही आए हैं, क्योंकि हिमाचल में मैंने बहुत काम किया है। मैंने वहाँ पर कभी भी इन कॉकरोचों को देखा नहीं, ना बकरी वाली दाढ़ी और ना ही बंदर वाली टोपी वाले कभी दिखते थे। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पर गया हूँ, सारी पहाड़ियों पर आपको ये लोग दिखने शुरू हो गए। वहाँ पे जो सेब बेचने वाले हैं वो सारे ये आ गए। कहाँ से आ गए ये लोग? और ये आए हैं बहुत छोटे टाइम पर, और ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये ईस्ट पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन भी आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि ये चीज़ एक एक आदमी जो इस देश का निवासी है, जिसको मैं सनातनी बोलता हूँ, सेकुलर हिंदुओं की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, ये सनातनियों के लिए ये विषय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उमेश जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय सिया राम। उमेश जी, आपने देखा कि गुजरात में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, असम में चला, अब तो भाई हिमाचल में भी चलना शुरू हो गया। हिमाचल के बाद आपने देखा कि जो बाकी के स्टेट्स हैं उसके बाद यूपी में आपने बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। और एक ही समुदाय है जिसके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने पड़ रहे हैं, ये नहीं कि चलाए जा रहे हैं। ये जो एक समुदाय है जिसको लोग बोलते हैं विशेष, मुझे आज तक इनकी कोई विशेषता समझ नहीं आई इनकी, बट एनीवेज लोगों के बोलना है कि विशेष समुदाय है, इनकी विशेषता तो समझाइए सर। और इनके ऊपर ही ये बुलडोजर क्यों चलाने की जरूरत पड़ती है हमें? सुमित जी, ये देखिए कि मैंने अपने पिछले शो में भी बताया था कि हमें कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक तो इंडियन मुस्लिम और मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, मुस्लिम फ्रॉम मुस्लिम फ्रॉम म्यांमार। ये रोहिंग्या जो है म्यांमार के राखाइन प्रोविंस है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। जो बांग्लादेश के मुस्लिम्स थे जो यहाँ पे आए थे, ये मैक्सिमम आए थे 1971 के वॉर में। उस समय गवर्नमेंट प्रूवन रिकॉर्ड है कि वी हैड रेफ्यूजीज अराउंड 1 करोड़ 10 मिलियन रेफ्यूजीज वी हैड ड्यूरिंग द 1970s। बहुत लोगों ने बोला है कि दे हैव आल्सो गॉन बैक, एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज स्टेड बैक। आउट ऑफ द 10 मिलियन 1.5 मिलियन स्टेड बैक। ओके, अनऑफिशियल फिगर्स, अनडॉक्यूमेंटेड फिगर्स जो लोग बोलते हैं आज की डेट में 2024 में, there are around 10 crore Rohingyas and Bangladeshi Muslims in India। 10 crores मतलब 100 मिलियन बोलते हैं। और उसके लिए आपको बताता हूँ, these people are around 3x the population of Australia, 1.5x population of Great Britain, equivalent to the population of Russia। मतलब आप सोचिए 3 करोड़ टैक्स पेयर्स है इन इंडिया। They are feeding around 130 million, 1,300 million Indians and 10 crores Rohingyas, Bangladeshis as well। बहुत लोग ये फिगर्स को डिस्प्यूट करेंगे, बट मेरा मानना है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत कम है क्योंकि रिपोर्टेड नहीं होते हैं। अगर आप देखें, आपने देखा होगा जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जो हम बोल सकते हैं उसको, और इंडिया का बॉर्डर है 4,400 किलोमीटर का है। चाइना इंडिया बॉर्डर भी 3,800 किलोमीटर का है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी 4,000 किलोमीटर का 4,000 किलोमीटर का है। ये तो 4,400 किलोमीटर का है, पोरस है, फेंसिंग नहीं हुई है। बहुत वीडियोस आए हैं जहां पे बांग्लादेश यूट्यूबर्स ने बोला कि हाउ इजीली दे कैन कम इन द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आके बहुत बार बीएसएफ के जवानों ने बोला है कि उनके पास आधार कार्ड भी नजर आया है। रिपोर्ट आई है कि बीएसएफ ने बोला है कि आप डीएक्टिवेट करिए इनके आधार कार्ड।
वो भी नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले बेंगलोर में हम एक वी फाउंड अ पाकिस्तानी लिविंग देयर फॉर 10 years, वो भी हिंदू नाम से, होल्डिंग फेक आधार कार्ड। चेन्नई एयरपोर्ट पे वी फाउंड ISI एजेंट फ्रॉम बांग्लादेश caught with fake आधार कार्ड एंड अदर थिंग्स। तो ये एक रैम्पेंट प्रॉब्लम है। इसमें एक ही चीज बताना चाहूंगा, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि आउट ऑफ 28,000 पोलिंग बूथ, 19,000 पोलिंग बूथ्स में डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। इज गोइंग टू ब्रिंग आउट अ व्हाइट पेपर सून इन May 2025 कि हाउ दिस इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण इकोनॉमी, आसाम की इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ा है। 4 स्टेट मोस्टली इफेक्ट हुए हैं इसके कारण। एक तो है वेस्ट बंगाल, सेकेंड है आसाम, थर्ड है त्रिपुरा, फोर्थ है मेघालय। इन ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, इनके साथ ये 4 स्टेट पहले इफेक्ट हुए थे, हमको मालूम नहीं पड़ रहा था। और आपने जो अभी कार्रवाई बताई है, जो गुजरात में हुआ है, जो हिमाचल में हुआ है, जो उत्तराखंड में हुआ है, जो यूपी में हुआ है, वहां पे बीजेपी कर रही है। देखिए, मैं इसका फेलियर आई विल से दैट मैं बीजेपी लीडरशिप को भी देना चाहूंगा। आप 2014 से आप हो उधर, और आपके पास 10 साल हो गए थे, तो 10 साल में ये बड़े हैं। जो राखाइन से ये रोहिंग्यास आए हैं, ये 10 साल में ही आए हैं सर। और आपको मालूम पड़ गया था कि मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे चेंजेस हुआ है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद हर स्टेट में आप नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे जो बिजनेसमैन है, जो बहुत सारे हिंदूज भी है, और हमारी जो गृहणियां भी हैं जो हिंदूज भी है, दे एम्प्लॉय दिस रोहिंग्यास चीप लेबर के कारण, जिसके कारण देश के अंदर हमारे जो मुस्लिम्स है, हमारे जो हिंदू है, हमारे जो दूसरे समुदाय के लोगों को जॉब्स मिल नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये बात कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सबके लिए फायदेमंद है, सबको फायदा हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को, जो इन 10 करोड़ रोहिंग्यास को पाल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 130 करोड़ इंडियन। उमेश जी, what you're saying is right because one of my uncles, he is also in USA. वो भी बोलते हैं कि वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इट्स अ ह्यूज रैकेट। वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियंस हैं, दे मेक मनी। देन जो इसको बसा रहे हैं, वो पैसे बनाते हैं। जो NGOs आती हैं, वो पैसे फेंकती हैं इन इलीगल्स को सेटल करवाने के लिए। फिर जो बिजनेसमैन हैं, वो इनको एम्प्लॉय करते हैं, जो डर्टी वर्क है, विच लोकल पीपल डू नॉट वांट टू डू, जैसे फार्मिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सफाइयों को काम करना है, टॉयलेट साफ करने हैं, उनको उस कामों में इन लोगों को लगाया जाता है। बिकॉज ये गरीबी में से, गंद के ढेर में से आते हैं, इसलिए ये कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये आते हैं तो गज़वे हिंद का इनको सपना इनको दिखना शुरू होता है। अमेरिका के अंदर भी यही है कि अमेरिका में आएंगे काम करने के लिए, लेकिन आकर क्या करते हैं, वहाँ पर वही करते हैं, हेल विद अमेरिका। जब वहाँ पे पैसे बनाते हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पर रह भी रहे हैं और मूत भी वहीं पर रहे हैं। यही इनका भी हाल है, रोहिंग्यास का और हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का। आपको याद होगा एक बार जो चाणक्य जी हैं, मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल चाणक्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार बोला था कि जो आदमी बाहर से आया है, उसकी एफिलिएशन कभी भी आपके कंट्री के साथ हो ही नहीं सकती। इसलिए उनको ना तो वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ना उनके बच्चों को कभी भी गद्दी पे बिठाना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान से रोहिंग्यास जो आ रहे हैं या बांग्लादेशी आ रहे हैं, इनको MP तक बनाया गया है, MLS बने हुए हैं हमारे ही कंट्री में। और एफिलिएशन किन के साथ है वो हमने संदेश खली में देख लिया। सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमने देख लिया कि एवरीबडी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सुमित जी, ये प्रॉब्लम इतना गहरा गया है कि झारखंड कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हाउ कम यू आर फाइंडिंग सो मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स वॉज वेरी म्यूटेड। जैसे आपने बोला था कि बिजनेस इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो इसके अंदर BSF भी बोल रहा है कि एज सुन एज दे कैच पीपल, उनका इमीडिएट डीएक्टिवेशन ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द होम मिनिस्ट्री डूइंग। वहीं पे एक BSF को स्ट्राइक दे दीजिए ना कि जैसे आपने जिसको भी पकड़ा है, इमीडिएटली उसके जो बैंक अकाउंट्स है, उसके जो पैन है, उसके आधार है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस है, सब फ्रीज हो जाना चाहिए।
वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बीएसएफ को एप्लीकेशन देना पड़ता है यूआईडीएआई को कि आप इनको फ्रीज करिए, वो सब हो रहा नहीं है। नेगेटिव लिस्ट बननी चाहिए, वो हो नहीं रही है। और यहाँ पे भी एक सस्टेन कैंपेन चलाना पड़ेगा कि आप जिसको भी करते हो आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करो कि अगर कोई आदमी अगर बायोमेट्रिक्स लगाता है और उसका नेगेटिव लिस्ट में नाम आ जाता है, उसको एम्प्लॉय मत करो, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करो। एक सस्टेन कैंपेन चलाना चाहिए। ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देश के इंटरनल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, बहुत बिजी है उत्तर प्रदेश में। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप बांग्लादेश में ज्यादा ध्यान दीजिए। वहां पे आपको डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं एवरीवेयर, वहां पे आप ध्यान दीजिए, वो बहुत जरूरी है। आज भी अगर आप देखें, आपने देखा होगा बीजेपी की जो सरकारें जो कर रही है, ये उनको 2024 में उन्हें 240 सीट आने के बाद याद आया। ये क्या कर रहे थे 10 साल तक? उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था। इतनी बार हमने बोला है इनको। देखिए, जहां पे सरकार की गलती है वो बोलना जरूरी है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये नहीं जागेंगे। दिस इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर अमित शाह। ही इज रेस्पॉन्सिबल। पर उमेश जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने बोल दिया कि इनके आधार ब्लॉक कर दीजिए। भाई, जिन्होंने पहले गलती से या पैसे देकर आधार बना लिया, 300 रुपये में आधार बनता है इस देश में। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की आईडी बननी हो, चाइना की आईडी बनानी हो, आप 300 रुपये दे दीजिए, 3 लाख भी देंगे तो भी आईडी नहीं बनेगी। यहाँ पर 300 रुपये में आईडी बन जाती है। तो जो अगर आप ब्लॉक भी करेंगे वो नई आईडी बना लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे? देखिए, आपको नहीं मालूम होगा, यहाँ पे अगर 10 साल अगर हो जाता है, यू हैव टू इवन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन फॉर वेरिफिकेशन। If you have made Aadhaar 10 years back, at the end of the 10 years, you need to submit the identity and address proof again. ये चालू हो चुका है। इसके कारण बहुत सारे आधार कार्ड डीएक्टिवेट भी हो रहे हैं अपने आप। आपको जान के हैरानी होगी, मैं आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग बता रहा हूँ। ओवरनाइट एनआरसी जैसे ही अगर आसाम में ड्राइव, वो वेरिफिकेशन ड्राइव हेमंत बिस्वा शर्मा ने चालू किया था, 3 लाख बांग्लादेशी जो आसाम में रह रहे थे, कहाँ चले गए मालूम ही नहीं पड़ा। देखिए सर, ये हर जगह पहुंच चुके हैं। यू विल फाइंड देम इन ओडिशा, यू विल फाइंड देम इन झारखंड, यू विल फाइंड देम इन आंध्र प्रदेश, यू विल फाइंड डाउन साइड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, सब जगह हो रहा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। जैसे आपने बोला, इलीगल इमिग्रेशन इज अ वेरी गुड इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर कॉर्पोरेट, बट अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सिविलाइजेशन इफेक्ट हो रही है। विल आवर बिजनेसेस, विल आवर गवर्नमेंट स्टे साइलेंट नाउ? आई डोंट थिंक सो दे शुड स्टे साइलेंट। बिजनेस को भी सर्टिफाई करना चाहिए कि वी एम्प्लॉय ओनली इंडियंस, वी डू नॉट एम्प्लॉय रोहिंग्यास, वी डू नॉट एम्प्लॉय बांग्लादेशी मुस्लिम। क्लियर कट एक अंडरटेकिंग लिख के देना चाहिए। जब वो अंडरटेकिंग लिख के देंगे, then they will be aware that they have to do the identity verification as well. लेकिन आप जो बताइए मुझे, आपने बोल दिया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भाई, अयोध्या जी में हमारे हारने का सबसे बड़ा कारण भी ये था कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की गई। अमेठी में पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी हार गई, क्योंकि वहाँ पर भी डेमोग्राफी चेंज की गई। और चाहिए क्या होता है, आपको 1,00,000-2,00,000 एक्स्ट्रा लोगों को बुलाना है, और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो आपकी फेवर में आ जाएंगे। एंड बड़े ब्यूटीफुली इन्होंने हर जगह पे ये काम करना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी जीत ही ना सके। लेकिन बीजेपी के लोग क्या सो रहे थे? क्या उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उनको दिखाई नहीं देती थी? आपने भी बहुत बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश करी, मैंने भी अपनी वीडियोस में हाईलाइट करने की कोशिश करी। मैं 1 साल से लगा हूँ। 1 साल से पहले मैंने कभी यूट्यूब की शक्ल देखी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही यहाँ पर चाइना में ये यूट्यूब चलता है। लेकिन मैंने जब देखा कि यार हमारा कंट्री हमारे हाथ से निकल जाएगा, मैंने ये मुहिम शुरू करी गवर्नमेंट को जगाने के लिए। कैबिनेट मंत्रियों तक जाकर मैंने बोला है कि सर, ये सब कुछ हो रहा है हमारे कंट्री में, चाइना की इंटरफेरेंस है, अमेरिका की इंटरफेरेंस है, बांग्लादेशी उसको बुलाकर यहाँ पर बसाया जा रहा है। और सारे कैबिनेट मंत्री मुझे एक ही बात बोलते थे, और सोमेश जी चिंता ना करो, आएगा तो मोदी ही।
आप बताइए कि जब इन्होंने सोने का एक जो सोने का मतलब कि नॉट दैट गोल्ड, बल्कि जब इन्होंने सोच लिया है कि सोकर अगर हमारी सत्ता हमारे हाथ में आती है तो काम करने की जरूरत क्या है, यही जो गफलत है इसी के कारण एक नुकसान भी भरना पड़ा आपको भी, मुझे भी और इस देश को भी। देखिए, ने खुद ही बता दिया है कि 2024 में स्मृति ईरानी खुद हार चुकी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इतना अच्छा काम किया उन्होंने। वहां पे उन्होंने AK-203 का जो रशिया के अंदर जो राइफल्स है उसका प्लांट उधर लगाया था। डेवलपमेंट करने के बावजूद वो हार गई। जब यूनियन मिनिस्टर खुद नहीं जाग सकी तो और किसको बोल सकते हैं। स्मृति ईरानी वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर और शी स्लीपिंग यस। टू पे द प्राइस। टुमारो द एंटायर इंडिया विल हैव टू पे द प्राइस। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारा चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर चाइना नजर लगा के बैठा है। ऑन रिकॉर्ड एक लीडर इन बंगाल ने बोल चुका है हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जाम कर देंगे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट के थ्रू। मालदा और मुर्शिदाबाद में आपने देख लिया है कि कैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है। वेस्ट बंगाल तो हाथ से गया, लोग यही बोल रहे हैं उस पे। आप और वहां पे सब जगह खतरा हर जगह आ चुका है। ये प्रॉब्लम है इन रोहिंग्यास की। आपको ये जानकर हैरानी होगी द अडल्ट टू चाइल्ड रेशियो इज अराउंड 1:9। तो आप सोच लीजिए जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितना हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लू सेक्टर जॉब्स इंडियंस के लिए तो हो जाएगा। इट विल बेनिफिट द इंडियन मुस्लिम्स मोर because these Bangladeshi Muslims, these Rohingya Muslims are coming out and taking our job. सर हिंदू इंडियन मुस्लिम्स को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका सबका सपना एक ही है। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इनको गजबे हिंदी करना है और इनको लगता है कि जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं ये हमारे नंबर्स को बढ़ाएंगे और इसके कारण हमारे MPs और MLAs बढ़ते जा रहे हैं। IAS की लॉबी में कितना बड़ा रैकेट हो रहा है, वहाँ पर कैसे इनको भर्ती किया जा रहा है जिहादियों को, आपने देख लिया है। हमारे जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी इनको भर्ती किया जा रहा है। दैट मीन्स कि इनकी पकड़ हर चीज़ के ऊपर बढ़ती जा रही है। बट क्वेश्चन इज, आपने एक चीज़ बोली कि प्रॉब्लम इज ईस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स एंड रोहिंग्यास। आई डोंट थिंक सो दे आर अ प्रॉब्लम सर। द प्रॉब्लम इज अवर होम मिनिस्ट्री हु इज स्टिल स्लीपिंग, फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर just to become the next prime minister. I think the issue is not of these Bangladeshis coming here. Issue is our home ministry only. आपको नहीं लगता कि सारी चीज़ों के लिए our home minister is responsible fully for not taking any actions? सर डेफिनेटली है कि इस देश में अगर आप कुछ बोल लें तो यहाँ पे एक पार्टी का डेडिकेटेड विंग है जो आपको सीधा एंटी नेशनल बोल देगा। उनकी जो IT सेल है वो सोती रहती है, बट इफ यू से एनीथिंग अगेंस्ट द पार्टी दे विल क्लासिफाई यू एज एंटी नेशनल। ठीक है, वो रिस्क भी ले लेते हैं आपने। आई सीरियसली बिलीव दैट द होम मिनिस्टर हैज फेल्ड रिमार्केबली। आज सब लोग बोलते हैं कि उनके बेटे जय शाह इज बिकमिंग द ISCC डायरेक्टर। गुड, फाइन। आपको क्यों करने की जरूरत है? व्हाई डू यू नीड टू प्ले मैचेस विद देम? टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में और वहां पे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं। दिस इज अ कॉस्टली लैप। और मेरा ये मानना है कि अगर गलती है तो बोलिए। मोदी जी को देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। कमर्शियल कंसिडरेशंस आर इम्पोर्टेंट बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम Jews, not be more than the civilization. No Jew will place his own business interest above his civilization interest. But definitely Hindus यहाँ पे कर रहे हैं, even the Hindu businessmen. So आप अगर बोलते हो कि घर से कहो हम हिंदू हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना सीखो। आप सीखो ज्यूस से। बॉस, मैं ज्यूज से तो आपकी बिल्कुल बात सही है। दुनिया भर में जो ज्यूज काम कर रहे थे अपनी जॉब्स को छोड़कर अपने बॉर्डर पे पहुंच गए हैं टू सर्व द कंट्री कि इट इज़ अ टाइम ऑफ सर्वाइवल। हमारी जान भी चली जाएगी, कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जज्बा। जो मैंने ज्यूज में देखा है, हमारे हिंदू तो अपने ही देश पे हमें ही गाली निकाल रहे हैं कि यार आप कैसी वीडियोस बनाते रहते हो, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें रस नहीं है। और भाई रस जिस दिन इनका निकाला जाएगा ना,
जब इनका सड़कों पे हलाला होगा मोहब्बत की दुकान में, तब इनको पता लगेगा रस क्या होता है। लेकिन सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना का बॉर्डर लगता है 17-18 कंट्रीज के साथ, पूरे बॉर्डर पर कहीं भी फेंसिंग नहीं है। आपने बोला कि भी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बड़ा पोरस है, वहां से लोग बड़े आसानी से आ सकते हैं। चाइना के बॉर्डर के ऊपर आपको कभी फेंसिंग नहीं दिखती, कभी भी आपको कोई आर्मी का आदमी नहीं दिखता। ऐसी क्या बात है कि कोई भी चाइना में घुसने की कोशिश भी नहीं करता है, जबकि यहाँ की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 15 गुना ज़्यादा है एज फार एज वैल्यू इन करेंसी इज कंसर्न एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, और डेवलप्ड कंट्री है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि ये यहाँ पर नहीं आते लेकिन भारत में आना पसंद करते हैं? देखिए, चाइना में रूल ऑफ द लॉ फॉलो होता है। वहाँ पे कैमरास हैं, वहाँ पे सब चीजें आपको आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। वहाँ पे आपको सोशल सर्वेलेंस ज्यादा है। मेरे ख्याल से चाइना का इंटरनल सर्वेलेंस बजट है, इट्स अराउंड $120 बिलियन या 120 या $150 बिलियन है, जबकि इंडिया का टोटल डिफेंस बजट ही है 80 बिलियन। तो फर्क वहाँ पे होता है कि रूल ऑफ द लॉ मेंटेन होता है। यहाँ पे तो लॉ को बेंड किया जाता है, लॉ को ट्विस्ट किया जाता है, और लॉ इज यूज टू साइलेंस, जो सही बात बोलते हैं उसको साइलेंस किया जाता है। ये कैसे होगा? आपको बीएसएफ बोल रहा है कि आप आधार आईडी डीएक्टिवेट करिए, आपको झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक तरह से गठबंधन भी हो चुका है। There are around 24 crores Muslims in Pakistan, 17 crores, 18 crores Muslims in East Pakistan, को सैंडविच करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो संघ के जो संघ चालक है, मोदी जी को ओपनली भाषण दे रहे हैं, जबकि उनसे मंत्रणा करनी चाहिए कि कैसे हम हिंदूज को बचाएं। आप बोलते हो कि हम हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर आप काम ऐसा कर रहे हो कि आप अपनी गवर्नमेंट को ही वीक कर रहे हो। तो प्रॉब्लम इज इन द टॉप लीडरशिप ऑल्सो, द प्रॉब्लम इज विद द होम मिनिस्ट्री, द प्रॉब्लम इज विद द संघ चीफ। तब ये सुधरेंगे। और यहाँ पे कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है इनको बोलने की, क्योंकि वी विल बी डिक्लेयर्ड एज एंटी नेशनल। और मेरे ख्याल से सूनर और लेटर आप कमेंट्स में देखेंगे कि आपको भी एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे, मुझे भी। बस इतना ही उसकी बोलूंगा, कोई परवाह नहीं है। नहीं इतना ही बोलूंगा कि रिस्क ले रहे हैं, हमें जरूर ये लेना, पर बोलेंगे जरूर। उमेश जी, अभी हम बात कर रहे थे चाइना की। मैं आपको चाइना का एक सिस्टम बता देता हूँ कि ये सारे कॉकरोच चाइना में घुसने की कोशिश क्यों नहीं करते। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि जिस दिन कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पकड़ा जाता है, उसी दिन उसकी दोनों किडनियाँ निकाल ली जाती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बेच दी जाती हैं। और अगर उसका लीवर भी अच्छा हो तो लीवर भी बेच देते हैं, हार्ट भी किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। तो एक के साथ एक किडनी फ्री मिलती है, और ये सबको पता है कि वहाँ जाएंगे तो इमीडिएटली किडनी निकाल ली जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि वहाँ पे मत जाया जाए। एक आदमी की किडनी निकाली है पूरी दुनिया में, 800 करोड़ लोग रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक आदमी की किडनी निकाली है, सबने वहाँ से भागना पसंद किया, रहना पसंद नहीं किया। जिस दिन आप भारत में ये काम करना शुरू कर देंगे इन इलीगल्स के थ्रू, इनके एक तो आपके जो वहाँ पे किडनियों की शॉर्टेज रहती है, 30-30 लाख रुपए का एक ऑपरेशन होता है क्योंकि किडनी मिलती नहीं है। और भाई चाइना से सीख लो, 1 लाख रुपए में किडनी मिल जाती है यहाँ पर। 1 हफ्ते का वेटिंग टाइम है, 1 हफ्ते में किडनी मिल जाएगी। और एक के साथ दो मिलती हैं कि दोनों की दोनों किडनियाँ आप चेंज कर लीजिए, पूरी लाइफ आपकी और लंबी हो जाएगी। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे ओपनली डिक्लेयर्ड, उस दिन आपके यहाँ पर इलीगल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये 10 करोड़ के 10 करोड़ जिहादी एक दिन में यहाँ से भागते हुए दिखाई देंगे। आप करके तो देखिए, अगर नहीं होता तो सुमित जैन आने को तैयार है। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, आपका जज्बा सही है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है वो अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि हमारी जो हमें सिखाया गया है अतिथि देवो भव। अभी हमें सीखना पड़ेगा कि कौन अतिथि है, और वी हैव टू रेस्पेक्ट द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री एज वेल। और टैक्स पेयर्स को बोलना पड़ेगा कि आवर टैक्स इज ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर बांग्लादेशीज, नॉट फॉर रोहिंग्यन। उमेश जी, मैंने मुहिम शुरू करी थी अबाउट 6 months बैक कि मैंने हिंदुओं को बोला था आप टैक्स पे करना बंद कर दीजिए।
और ये साथ में बोलना पड़ेगा कि मोदी जी, जब तक आप ये 10 करोड़ जिहादियों को यहां से धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते या इनकी किडनियां नहीं निकालते, तब तक हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। ये एक बार आप करके देख लीजिए, गवर्नमेंट नहीं चल सकती आपके टैक्स के बिना, क्योंकि जो कॉकरोच हैं वो बेशक 30 करोड़ जिहादी हैं या 10 करोड़ इंपोर्टेड हैं, ये कभी भी यहां पर टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स हमेशा हिंदू ही पे करता है। जिस दिन हमने ये मुहिम शुरू कर दी, ये गवर्नमेंट को घुटनों पे आना पड़ेगा, हमारी बात सुननी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने बोला जज्बा अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आज मैं बोल रहा हूं इनकी किडनी निकालिए, अगर ये जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपकी किडनी निकालेंगे। और आपने देखा है, संदेश खली हो, बंगाल हो, केरला हो, वहां पर लड़कियों का रेप किया जाता है, उनका पेट काट कर उनकी किडनियां निकाल ली जाती हैं, उनके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो जिंदा लड़की के बाहर निकालते थे उसको टॉर्चर करने के लिए, और उसके अंदर मिर्चें डाल देते हैं। ये दरिंदगी यही कौम कर सकती है, और ये आपके सामने होता हुआ दिखाई देगा। आप भाईचारा करते रहिए, आप संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी संस्कृति को खत्म कर देंगे अगर आपने ये काम नहीं किया तो। अब चॉइस आपके ऊपर है कि आपको संस्कृति बचाने के लिए शस्त्र तो उठाने पड़ेंगे। हे अर्जुन, शस्त्र उठा। ये अर्जुन को गीता में पाठ सिखाया था कृष्ण जी ने। और रामचंद्र जो है वो भी पुरुषोत्तम राम तभी बने जब रावण का वध किया। ये हमारी संस्कृति है सर। देखिए सुमित जी, यू बिलोंग फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी, और अगर आपके धर्म में तो सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, और अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो इसमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जैन कम्युनिटी कभी भी हिंसा एडवोकेट नहीं करती है। मेरे बहुत सारे जैन फ्रेंड्स हैं, वो मच्छर भी नहीं मारते। और उसमें भी अगर आपकी पॉपुलेशन जो आपने बताया था 0.4% है, और भारत का कम से कम 8 से 9% इनकम टैक्स वो जैन कम्युनिटी 27 we are 0.24% and 27% of the income tax paid by our community. But हमारा अहिंसा धर्म तभी तक है जब तक बात गले तक ना आ जाए। अब तो सर तक आ गई है, और अगर ऐसे ही करते रहे, ना जैन रहेगा ना हिंदू रहेगा, ये देश ही नहीं रहेगा, ये संस्कृति नहीं रहेगी। इसलिए अब तो शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वी हैव टू नॉट सी थिंग्स इन आइसोलेशन कि जैन क्या कहता है, बौद्ध क्या कहता है और हिंदू क्या कहते हैं। सर हमारी संस्कृति क्या कहती है? हम संस्कृति जैनियों की हिंदुओं से अलग नहीं है। वी आर द सेम, उसी का ब्रांच है एक, और ब्रांच एक ही है कि आपको रावण का वध करना पड़ता है पुरुषोत्तम राम बनने के लिए। मोदी जी रामचंद्र बनना चाहते हैं, वो तब तक नहीं बनेंगे जब तक अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे और रावण का वध नहीं करेंगे। सबसे पहले तो बीजेपी और संघ के बीच में सामंजस्य मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो तो हो जाए, फिर बाद में हम लड़ने की बात कर सकते हैं। डिवीजन हमारी लीडरशिप के अंदर ही है। बस मैं यहीं तक बात को खत्म करना चाहूंगा, और अगर लोग समझ सकते हैं तो समझ जाएंगे। आप जाके क्वेश्चन पूछिए, अपने प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछिए, आप आरएसएस चीफ को क्वेश्चन पूछिए, होम मिनिस्टर को पूछिए कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। जिस दिन ये जनता पूछने चालू कर देगी रियल क्वेश्चन, उनको करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट विल रियली हीट टू दिस। और भाई आपको मैंने चाइना का सॉल्यूशन बता दिया। इजराइल आपको हर रोज फ्री में लेसन दे रहा है। मोदी जी आप गुजराती हैं, आपको मालूम है कि लेसन्स कैसे लेने हैं, और फ्री में लेसन नेतन्याहू आपको हर रोज दे रहे हैं। चाइना के फ्री लेसन्स मैं आपको दे रहा हूँ हर रोज। अब आपके ऊपर है कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, या आपको अपना ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबका साथ सबका विश्वास। और होगा क्या, आपके सारे प्रयास जितने भी थे 10 साल के, उन्होंने जीरो कर दिए एक झटके में। जितनी आपने रेलवे लाइनें और ये ट्रेन चलाई थी, उन्होंने एक झटके में उड़ानी शुरू कर दी हैं, और एक एक कर आपकी एक एक चीज़ को डिसमेंटल किया जाएगा आप ही के सामने। उसी तरह जैसे हिंदुओं का मंदिर 500 साल पहले उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ दिया गया, और उसके ऊपर गंदी सी एक मस्जिद का गुंबज लगा दिया गया, ताकि हिंदू रोता रहे अपनी टूटी हुई मंदिर को देखते हुए। यही काम हमारे सामने होगा, हमारी आंखों के सामने, अगर मोदी जी आप ऐसे ही सोते रहे। मर्जी आपकी है, बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है, और बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश में पॉपुलेशन हिंदू की 21 से 8% आ चुकी है। आप वो सोच लीजिए। सर हमारे अपने देश में जो 80% से ऊपर हमारी पॉपुलेशन थी, आज 70% से भी नीचे है।
आप देख लीजिए कितनी फास्ट तरीके से हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। हम अपने हाथ में जो ये देश है वो रेत की तरह फिसलता हुआ हमें दिखाई देता है, और मोदी जी अभी भी रामचंद्र बने हुए हैं। देखते हैं कब तक ये काम ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत you. बढ़िया डिस्कशन। आई होप समबडी विल वेक अप आफ्टर दिस वीडियो। ओके सर, नमस्कार।